अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर्स क्वांटम मैकेनिक्स के हो चुके हैं। तो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स की का कोई भी लेक्चर अगर आपने देखना है तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट पे आप जाके आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट निकालिए और उसके अंदर तमाम लेक्चर जो हैं वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के मिल जाएंगे। ये हमारा जो कोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, ये BS लेवल का कोर्स है जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 भी कहते हैं। बेसिक्स हैं इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 में, ये है स्टेप पोटेंशियल। समटाइम हम इसको बैरियर टनलिंग भी कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बैरियर टनलिंग जो है उससे हम क्या मुराद लेते हैं, क्लासिकली बैरियर टनलिंग क्या होती है और इसका जो क्वांटम मैकेनिकल व्यू है वो क्या होता है। फिर हम एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को लेंगे और उसकी टनलिंग को हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो भी निकालेंगे और उसकी मदद से, उसके सॉल्यूशन से फिर हम निकालेंगे उसका वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन के अंदर पार्टिकल की तमाम इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो तमाम चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेक्चर है स्टेप पोटेंशियल का। तो बच्चों, आपने लेक्चर को समझने के लिए पूरी वीडियो को देखना है, मेरे साथ रहना है। तो स्टार्ट हम करते हैं बैरियर टनलिंग के कॉन्सेप्ट से। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट जो है वो V0 है। यानी कि अगर हम क्लासिकली देखें तो हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल लाइक कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इस बैरियर को अगर क्रॉस करना चाहता है तो क्लासिकली उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से V0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर एनर्जी कम होगी पार्टिकल की, अगर पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम होगी तो फिर क्या होगा, पार्टिकल इस बैरियर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट V0 है और इसकी थिकनेस जो है वो L है। यहां पर हमारा x जो है वो 0 है इस रीजन में, दैट इज x लेस देन 0 और ये रीजन जो है x ग्रेटर देन 0। बच्चों, अब यहां पर बुनियादी तौर पर तो 2 रीजन्स बन रहे हैं। एक ये रीजन है जिसको हम रीजन 1 कह सकते हैं और एक हमारा ये रीजन है जिसको हम रीजन 2 कह सकते हैं। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्लासिकली अगर देखा जाए, इस पार्टिकल की एनर्जी अगर इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम होगी तो क्या होगा, ये इस पोटेंशियल बैरियर से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर ये पार्टिकल जो है ये वापस आ जाएगा। यानी कि इस बैरियर को पेनिट्रेट करने या इस बैरियर को क्रॉस करने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि पार्टिकल जो हैं वो बिहेव करते हैं लाइक वेव्स। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा पार्टिकल बिहेव करते हैं लाइक वेव। हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अगर वेव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्वांटम मैकेनिकली देखा जाए, तो अगर इस पार्टिकल की एनर्जी चाहे इस बैरियर की हाइट से कम ही क्यों ना हो, जब इसके साथ एसोसिएटेड वेव इस बैरियर से टकराएगी तो उस वेव का कुछ ना कुछ हिस्सा इस बैरियर से पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके इस दूसरे रीजन में चला जाएगा। इसे कहते हैं बैरियर टनलिंग। ठीक है, यानी कि एनर्जी कम होने के बावजूद भी वेव का कुछ पोर्शन स्कैटरिंग हुई। बेसिकली जब वेव आके टकराएगी इस बैरियर से तो स्कैटरिंग होगी, वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होकर रीजन 2 में चला जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने मैथमेटिकली देखना है, हमने यहाँ पर वेव फंक्शन भी अपना कैलकुलेट करना है, हमने इस सारे सिनेरियो के लिए अपनी एक इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कैलकुलेट करनी है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर उनको डिस्कस करते हुए। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास जो पार्टिकल है बच्चों, उस पार्टिकल का मास m है और उसका जो मोमेंटम है वो p है। तो बच्चों क्या होगा, मास m है, मोमेंटम उसका p है और उसकी एनर्जी जो है उस पार्टिकल की वो E है। पार्टिकल यहां पर आता है और आके इस बैरियर से टकराता है। यहां पर हमें कुछ इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। बच्चों, हमारे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है इस रीजन में जहां पे x लेस देन 0 है
और यहां पर और रीजन नंबर 2 में यानी कि बैरियर के ऊपर और रीजन नंबर 2 में जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पार्टिकल की वो क्या है, वी नॉट। कहां पे, यहां पर भी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर भी और यहां पर भी, रीजन नंबर 2 में भी और इस बैरियर के ऊपर भी हमारे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो वी नॉट है। अब हम दोनों रीजन्स के लिए अलग अलग पहले यहां पर उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसके सॉल्यूशन से हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं फॉर रीजन 1। हमारे पास जो रीजन 1 है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, इस रीजन की। तो यहां पर हम यूज करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। उसके मुताबिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू एक्स, और यहां पे वेव फंक्शन आएगा इज इक्वल टू ई साई। साई जो है ये हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है जी। बच्चों अब रीजन 1 की बात हो रही है, इस रीजन की। इस रीजन में हमने बाउंड्री कंडीशन बताई है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है। तो बच्चों यहां पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये फैक्टर हमारा खत्म हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, और साथ में ये वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई साई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, ये जो एच कट स्क्वायर ओवर 2m वाला फैक्टर है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहां बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2me ओवर एच कट स्क्वायर इनटू साई। जी बच्चों, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो है वो मैथमेटिकल काम जो है पहले से लिख दिया है ताकि हमारा वक्त बचे, वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाए। तो हम बात कर रहे थे इसको सिंप्लीफिकेशन की, तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है 2me ओवर एच कट स्क्वायर, इसको हमने कांस्टेंट के बराबर रखा। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया k1। इस तरह से k1 का स्क्वायर जो है वो इस पूरे फैक्टर के बराबर है, और अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो k1 आएगा, हमारे पास k1 आ जाएगा अंडर रूट 2me बाय एच कट, ठीक है जी। ये हमने k1 कांस्टेंट लिया, और अगर इसका स्क्वायर करें k1 का तो ये वैल्यू आती है। तो जहां पर आपको 2me ओवर एच कट स्क्वायर नजर आ रहा है वहां पर हम k1 स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास बन गई है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर k1 आ रहा है, इसका मतलब है k1 फॉर द रीजन 1 एंड k2 फॉर द रीजन 2। तो इस रीजन के लिए, रीजन 1 के लिए हमारे पास जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसको आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, इस इंसिडेंट पार्टिकल की, ठीक है जी, और इस रिफ्लेक्टेड पार्टिकल की, ठीक है। और इस इंसिडेंट इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन आएगा। वो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा हमारे इंसिडेंट पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, और रिफ्लेक्टेड जो वेव है हमारे पास, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, उन दोनों वेव्स के वेव फंक्शन हमें इसके सॉल्यूशन से मिलेंगे। तो आगे चल के हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी हमने रीजन 1 के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया है। अब अगर हम रीजन 2 की बात करें तो रीजन 2 में हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है कि रीजन 2 में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पार्टिकल की वो क्या है, वो v नॉट के बराबर है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जहां पर आपको vx नजर आ रहा है वहां पर अब हम v नॉट पुट कर देंगे। बच्चों ये vx प्लस हो रहा है, अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, e में से जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये साथ में वेव फंक्शन आ गया। अब उसी तरह से ये वैल्यू आप उधर ले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी जैसी हमारे पास यहां पे बनी है। लेकिन फर्क ये है कि यहां पर चूंकि रीजन 1 में हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, आपको यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नजर नहीं आ रही, लेकिन रीजन 2 में हमारी पोटेंशियल एनर्जी चूंकि 0 नहीं है, इसलिए आपको यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी भी नजर आ रही है। तो यहां पर जो ये वाला फैक्टर है इसको भी हमने k2 के बराबर रख लिया, इस तरह से रखा कि ये वाला फंक्शन जो है इसका k2 का स्क्वायर इस फंक्शन के बराबर आए। तो ये हमारे पास एक और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी ट्रांसमिटेड वेव को, यानी कि हमारी वेव का वो हिस्सा जो बैरियर से पेनिट्रेट करके, जो टनल करके रीजन 2 में आ गया। तो ये ट्रांसमिटेड वेव के लिए है, ठीक है। k2 की वैल्यू भी हमने यहां पर लिख दी है, k2 का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, ठीक हो गया। तो बच्चों हमारे पास सॉरी ये इक्वेशन 2 नहीं है बल्कि ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमने मेन काम यहां पर कर लिया है, यानी कि हमने अपनी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो हमने ड्राइव कर लिए हैं यहां पर।
अब जो इससे अगला काम है हमारा वो है इनका सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर आप रीजन 1 में देखें तो रीजन 1 में ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है और ये रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट के साथ जो वेव एसोसिएटेड है ये देखें इंसिडेंट वेव, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। इसी तरह से रीजन 2 में हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव है, यानी कि इस वेव का वो हिस्सा जो स्कैटरिंग की वजह से टनल कर गया, जो ट्रांसमिट हो गया रीजन 2 में। तो इन दोनों इक्वेशंस के हम सोल्यूशन लिखते हैं, उन सॉल्यूशंस के अंदर हमें सारी स्टोरी मिलेगी। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाए, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, हमने उसको सॉल्व करना नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है हमारे पास वो कुछ ऐसा आता है जी, psi1 x इज इक्वल टू a e iota k1 x प्लस b e माइनस iota k1 x। अब ये देखें इसके सॉल्यूशन में हमें दो चीज़ें मिली हैं, हमें दो हिस्से मिले हैं इस वेव के, इस इक्वेशन के अंदर आप देख लें, ये हमारा वेव फंक्शन है रीजन 1 में। इस वेव फंक्शन के दो हिस्से हैं। ये जो पहला हिस्सा है ये एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी प्लेन वेव जो इंसिडेंट पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है जी। तो ये हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव है। अब देखें ये जो इस वेव फंक्शन का दूसरा हिस्सा है इसमें एक्सपोनेंशियल में माइनस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड वेव को, ये पोर्शन एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट प्लेन वेव। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव। और अगर हम इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन निकालें तो वो हमारे पास आता है जी psi2x इज इक्वल टू c e iota k2x, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ एक ही रीजन 2 में हमारे पास सिर्फ एक ही वेव है जो कि ट्रांसमिट होके आई है, जो कि टनल करके आई है, जो कि बैरियर को क्रॉस करके आ गई है। तो रीजन 2 में इस वेव फंक्शन का सिर्फ एक ही हिस्सा है, एक ही फैक्टर है उसके अंदर, और वो फैक्टर ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि रीजन 1 में जो हमें हमारे पास वेव फंक्शन आया है सोल्यूशन के बाद, उसमें आपको दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड वेव को। बच्चों अब फर्दर हमने क्या करना है, इसमें जो कांस्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं a, b और c, इन कांस्टेंट की वैल्यूज हमने निकालनी है। तो अगला जो हमारा काम है वो मैथमेटिकल काम है, तो चले हम वो भी करते हैं। हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालते हैं। हम यहां पर अप्लाई करेंगे अपनी इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, उन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालते हैं। जी बच्चों, तो जो पहली बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, वेव फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द बाउंड्री ऑफ द बैरियर। हमारे बैरियर की जो बाउंड्री है यहां पर x इज इक्वल टू 0, इस जगह पर हमारा जो वेव फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है कि psi1x शुड बी इक्वल टू psi2x। तो psi1x की वैल्यू मैंने वहां से लिखी और इसी तरह से psi2x की वैल्यू मैंने यहां से लिखी। तो बच्चों यहां पर हमें x जहां जहां पे आपको नजर आ रहा है वहां पे हमें क्या पुट करना है, वहां पे हमें 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल iota k1 इंटू 0 प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस iota k2 इंटू 0 इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल iota k2, सॉरी यहाँ पर भी k1 है, इंटू 0। बच्चों अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल में हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है जी। इसी तरह से प्लस b एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर भी 0 बचेगा, c और एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर भी 0 बचेगा। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू c। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 1। अब जो हमारे वेव फंक्शन का डेरिवेटिव है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमारे वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी कॉन्टिन्यूअस है बाउंड्री के ऊपर। इसका मतलब है कि d ओवर dx ऑफ psi1 इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ psi2। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यूज, d बाय dx psi1 हमारे पास क्या है, a iota k1x प्लस b माइनस iota k1x और इज इक्वल टू d बाय dx c e iota k2x। क्लियर हो गया जी। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। तो यहां से हमारे पास आएगा जी डेरिवेटिव इसका a एक्सपोनेंशियल iota k1x, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बचेगा iota k1 प्लस यहां पर भी वैसे ही आएगा b एक्सपोनेंशियल माइनस iota k1x, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस iota k1 इज इक्वल टू c हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल iota k2x
और फंक्शन का लेंगे तो अयोटा K2। अब ये अयोटा जो है यहाँ हर फैक्टर के साथ आ रहा है, लिहाजा ये तो हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचेगा यहाँ पर x की जगह अगर आप 0 पुट कर दे, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचेगा, K1a एक्सपोनेंशियल में 0 आ जाएगा, प्लस ये देखें प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस b और एक्सपोनेंशियल में हमारे पास क्या आएगा 0 और यहाँ से भी K1 बचेगा इज इक्वल टू C। एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा 0, अयोटा कैंसिल हो चुका है और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा K2। बच्चों अब एक्सपोनेंशियल में 0 आ रहा है तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा K1a माइनस K1b इज इक्वल टू K2c। तो इसे हम क्या देते हैं जी इक्वेशन 4। ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई और यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है इसको हम क्या देते हैं जी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और यहाँ से हमने अपने जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। जी बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 3 से b की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू a प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस a। और इक्वेशन 4 से हमने c की वैल्यू निकाल ली, K2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बच्चों अब इस इक्वेशन में जहां पे आपको c नजर आ रहा है, c की जगह हम ये वैल्यू जो c की निकाली है पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो b आ जाएगा b इज इक्वल टू इस c की जगह ये वाली वैल्यू K1a ओवर K2 माइनस K1b ओवर K2 और यहां पर साथ में क्या हो रहा है माइनस a। बच्चों ये जो b वाला फैक्टर है इसको आप इधर ले आए, तो इधर आके ये हो जाएगा b प्लस K1b ओवर K2 इज इक्वल टू यहां बचेगा K1a ओवर K2 माइनस a। अब दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास b अगर कॉमन निकाल लिया जाए, b यहां से कॉमन निकाल लें तो इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा K1 प्लस K2 ओवर K2 इज इक्वल टू, और यहां से a कॉमन निकाल लिया जाए, a कॉमन निकाल के अगर हम यहां पर एलसीएम लें तो ये बन जाएगा K1 माइनस K2 ओवर K2। बच्चों K2 यहां से क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमारे पास जो b की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई K1 माइनस K2 ओवर K1 प्लस K2 और बच्चों साथ में यहां पर क्या है a है। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इस्तेमाल करते हुए हम c की वैल्यू भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो c आएगा बच्चों, c हमारे पास आएगा 2K1 ओवर K1 प्लस K2 और साथ में a। तो इस तरह से हमने b और c की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, इन कांस्टेंट की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज को हम अपने वेव फंक्शंस में पुट करेंगे। ये जो हमारे वेव फंक्शंस हैं, हमारे पास दो वेव फंक्शंस थे, रीजन 1 के लिए और रीजन 2 के लिए। रीजन 1 के लिए हमारे पास था psi1 ऑफ x इज इक्वल टू a e माइनस अयोटा K1x प्लस b e, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आता, माइनस अयोटा K1x। ठीक है जी, तो जहां पर आपको b नजर आ रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे पास आ गया जी psi1 ऑफ x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल अयोटा K1x प्लस b की जगह K1 माइनस K2 ओवर K1 प्लस K2 इंटू a और साथ में e माइनस अयोटा K1x। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ a हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास जो psi2 दूसरे रीजन के लिए हमारा जो वेव फंक्शन था बच्चों, ये बराबर था c e अयोटा K2x। तो यहां पर आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए। c की वैल्यू जो हमने निकाली है 2K1 ओवर K1 प्लस K2 इंटू a e अयोटा K2x। तो बच्चों अब ये दोनों वेव फंक्शंस हमारे पास एक ही कांस्टेंट a में आ गए हैं। a जो है इन टर्म्स ऑफ a हमारे पास दोनों वेव फंक्शंस आ गए हैं। तो बच्चों हमने वेव फंक्शंस भी कैलकुलेट कर लिए। ये हमारे रीजन 1 का है जहां पर इंसिडेंस वेव है और जहां पर रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये वेव फंक्शन हमारे सेकंड रीजन का है जहां पर हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव है, जहां पर बैरियर टनलिंग हो रही है। तो बच्चों
इसके बाद हमने डिस्कस करना है कुछ और फर्दर रिजल्ट्स को जो इस लेक्चर के हम दूसरे हिस्से में करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे इस लेक्चर का जो पहला हिस्सा है जिसमें हमने देखा कि बैरियर टनलिंग क्या होती है, वेव फंक्शन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं दोनों रीजन्स में, रिफ्लेक्टेड रीजन में भी और ट्रांसमिटेड रीजन में भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।